नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी में। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो टेक आपकी जुबान में। इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो ये है कि यार LG ने आखिर जो स्मार्टफोन्स हैं उनको बनाना बंद क्यों कर दिया है और इसकी जो पूरी डाउनफॉल है इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये तो हमारा रहेगा मेन मुद्दा। इसके अलावा जो आपके सवाल है उन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा, और उसके बाद में ऑब्वियसली जो हमने गलतियाँ की हैं इस हफ्ते उन सब को भी एड्रेस करूंगा। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको ये याद दिला दूं कि प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा मेन मुद्दा। तो देखो, हमेशा की तरह हम लोग ना थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो LG के स्मार्टफोन ये बनने कब शुरू हुए थे। तो पहला जो LG का स्मार्टफोन है ये बना था 2008 में, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगा था। अब अगर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, देखते हैं कि उस टाइम पे जो स्मार्टफोन्स है वो कौन कौन से ब्रांड के हुआ करते थे। एक तो ऑब्वियसली था नोकिया, एक हमारा सैमसंग था, एक आईफोन मतलब एप्पल, उसके अलावा हमारे पास में HTC था, रिसर्च इन मोशन या फिर ब्लैकबेरी, वो भी एक ब्रांड हुआ करता था। मोटोरोला बहुत बड़ा ब्रांड था जो ड्रॉइड फोन्स बनाता था, और हमारे पास में फाइनली LG भी था। तो ये जो मेन हमारे प्लेयर्स हैं ये तब पॉपुलेट करते थे हमारे स्मार्टफोन सेगमेंट को। और इनके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्लेयर्स थे ये या तो साउथ कोरियन थे, या तो फिर अमरीकी थे, या तो फिर जापानीज थे। सोनी भी था जिसको मैंने मिस कर दिया थोड़ा सा, पर हमारे पास में जापानीज, साउथ कोरियन या फिर अमेरिकन मेनली प्लेयर्स होते थे। एक ताइवानीज प्लेयर भी था HTC, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये जो स्मार्टफोन्स थे ये इस टाइम पे जो पूरा सीन है उसको पॉपुलेट करते थे। अब धीरे धीरे करके LG ने अपनी जो इनोवेशन है उनको स्मार्टफोन के अंदर लगाना शुरू किया, और हम लोगों ने कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आते हुए देखी LG की तरफ से। तो सबसे पहली बात तो 2011 में LG ने एक पहला डुअल कैमरा स्मार्टफोन बनाया, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंड था 3D टीवीज का। लोग अपने 3D ग्लासेस, स्टीरियोस्कोपिक ग्लासेस लगा के टीवी को देखते थे और उसके ऊपर 3D कंटेंट एंजॉय करने की कोशिश करते थे। मैं कोशिश बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंटेंट था वो इतना कुछ खास अच्छा नहीं था। आपको हेडेक्स होते थे, नौजिया होता था, उल्टी जैसी फीलिंग आती थी, और आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे देख के ही वो 3D कंटेंट देखना पड़ता था। पर इन्होंने जो अपना 3D कैमरा लगाया वो एक स्टीरियोस्कोपिक कैमरा था, ना कि आजकल की तरह जैसे हम लोगों के पास में एक प्राइमरी कैमरा हो गया, एक अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो कैमरा हो गया उसके साथ में। ये जो कैमरा था, जो कैमरा सिस्टम था 2 कैमरास का, ये 3D फोटोज का कैप्चर करता था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन रही है तब के ज़माने से अब तक, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं मल्टीपल कैमरा सिस्टम्स अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। इसके बाद आया 2013 में LG G2, और इस स्मार्टफोन के अंदर उन्होंने इनोवेट किया टैप टू वेक, डबल टैप टू वेक। ये अभी तक यूज में आ रही है ये जो फंक्शनैलिटी है वो, और इन्होंने ये कब बनाई? 2013 में। तो इनका जो इनोवेशन था वो काफी हद तक ऑन पॉइंट रहा है। इसके अलावा 2014 में जब LG G3 आया तो उस स्मार्टफोन के अंदर इन्होंने QHD डिस्प्ले डाला, जो उस टाइम पे इन्होंने सैमसंग को बीट कर दिया था इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में अपने हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो वॉल्यूम रॉकर की जो प्लेसमेंट है, ये जो हम लोग साइड में रखते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है एक्चुअली काफी बड़ा है और मेरे को ये बहुत ही लंबा सा स्ट्रेच करना पड़ता है। मेरा जो हाथ है, ये जो फिंगर है, ये पीछे की तरफ नेचुरली रेस्ट करती है। तो इन्होंने ऐसे स्मार्टफोन्स बनाए जिनका जो अर्गोनॉमिक फैक्टर था वो बोलता था कि यार तुम्हारे पीछे लॉक बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम अप बटन है और उसके नीचे वॉल्यूम डाउन बटन है। और वो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्गोनॉमिक ट्रेट रहा है LG स्मार्टफोन्स का सबसे लंबे टाइम तक। रिसेंटली उन्होंने चेंज किया जब रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर वो जब अपने स्मार्टफोन्स में डालने लगे तब। अब 2016 में LG G5 के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और वो ऑन टॉप ऑफ अपना जो प्राइमरी कैमरा था वो था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दिमाग में रखने की, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये आया था 4 या 3 महीने पहले अपने iPhone 7 Plus से। तो आप देख सकते हो कि ये इवन एप्पल को जो कर्व है उसको पीछे छोड़ रहा था उस पूरे इनोवेशन कर्व के अंदर। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने लॉन्च की थी। इसके अलावा इन्होंने, जैसे हम लोग आजकल देख सकते हैं, जो टॉल एस्पेक्ट रेशियो हम लोग स्मार्टफोन के अंदर देखते हैं 18:9, वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे कि हमारे जो कंजम्पशन हैबिट्स है वो चेंज हो रहे हैं। हम लोग आजकल क्या प्रेफर करते हैं कि जो हमारा कंटेंट है हम लोग उसको वर्टिकली
कंज्यूम करते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टली। यूट्यूब तो ऑब्वियसली देखते ही हैं, पर हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स और ये जो इंस्टाग्राम रील्स हो गए, जो पहले टिकटॉक था वो हो गया, मौज ऐप हो गया, बहुत सारे और जो इंस्टेंट वीडियो ऐप्स जो है उनका जो कंजम्पशन है वो हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में ही करते हैं। तो उसके चलते इन्होंने एक 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का जो स्मार्टफोन है उसे लॉन्च किया, और वो भी अभी तक हम लोग कई सारे स्मार्टफोन्स में देख रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कई सारे वियर्ड चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कराई थी, जैसे कि इनका एक स्मार्टफोन था LG G Flex, उसके अंदर उन्होंने एक कर्व डिस्प्ले इंट्रोड्यूस कराया जो काफ़ी टाइम तक एक नॉवेल्टी फैक्टर था, पर हम लोगों को धीरे धीरे करके पता चला कि ये जो है ये काफ़ी हद तक एक गिमिक ही है। उसके अलावा LG G Flex 2 के अंदर इन्होंने सेल्फ हीलिंग रियर पैनल को भी इंट्रोड्यूस कराया था, जो मेरे ख्याल से काफ़ी कूल था, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टिका नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसका जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का वो ज़्यादा था, और दूसरी बात हम लोग ग्लास की तरफ बढ़ते आ गए, और अभी तक हम लोग ऐसा लगता है कि जो ग्लास बैग्स होते हैं वो ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। ये सब के रहते, और जो अभी रिसेंट जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है सबसे इनोवेटिव रिसेंट टाइम्स में, जो LG Wing रहा है, जो टी शेप एक स्मार्टफोन है, उसका हम लोगों ने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों किया है, ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इनके चलते भी ये जो LG कंपनी है इन्होंने अपने स्मार्टफोन्स बनाने क्यों बंद किए? तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इन लोगों ने मार्केटिंग ढंग से नहीं की, और दूसरी बात है कि इन्होंने जो मार्केट का एनालिसिस है वो भी ढंग से नहीं किया। मैं मार्केटिंग की जब बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। आप जैसे सैमसंग को देख सकते हो, जब भी नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है वो खूब सारा शोर मचाते हैं अपने नए स्मार्टफोन के बारे में, जिससे कि एंड यूज़र को पता चले कि हाँ एक नया स्मार्टफोन आ गया, इसके अंदर बहुत सारी बैटरी दी हुई है, एक बहुत ही बड़ा सा कैमरा सिस्टम दिया हुआ है, बहुत ही बड़ी सी डिस्प्ले भी है, लेकिन LG ने इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाया। अब ये कहना तो बहुत सिंपल है कि इन्होंने शोर नहीं मचाया, पर इसके पीछे जो रीज़न है इसके ऊपर भी एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात तो इनकी जो बिक्री है स्मार्टफोन्स की ये कम होनी शुरू हो गई 2014-15 के पास में। इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। एक तो रीज़न ऑब्वियसली ये था कि इनका जो नॉमेनक्लेचर है, जो नामकरण है अपने स्मार्टफोन्स का, ये इतना कैची नहीं था। अगर आप किसी इंसान को जाके बोलते थे कि यार ये OnePlus का मेरे पास स्मार्टफोन है, बोले OnePlus, हाँ OnePlus 1, OnePlus 1 2, OnePlus 1, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कैची होती थी, ये आपके दिमाग में बैठ जाती थी। LG ने क्या किया, बहुत ही बोरिंग नाम के साथ में अपने स्मार्टफोन्स बनाए और उसको कोई याद ही नहीं रख पा रहा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग, इवन मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था जब मैं अभी आपको बता रहा था ये जो इनोवेटिव फीचर्स LG स्मार्टफोन्स के अंदर हम लोग को देखने को मिले अभी तक, वो मेरे को करने में एक्चुअली मुझे देखना पड़ा कि डिस्प्ले के ऊपर क्या लिखा है, कौन सा स्मार्टफोन है। तो ये आपको हमेशा याद नहीं रहता था। अगर आप सैमसंग के जो डिवाइसेज है वो फिर भी आपको थोड़े बहुत याद रह लेंगे, चाहे वो S2 है, गैलेक्सी S है, S से लेके जितनी भी सीरीज अभी तक बनते आई है, S21 हो गया, एटलीस्ट आपको कुछ उसके अंदर एक क्रोनोलॉजी तो समझ में आती थी। इनके कई सारे स्मार्टफोन्स के ना वो समझ नहीं आता था, उसके साथ में वो और गिमिकी वर्ड्स लगा देते थे, थिंक क्यू, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, थिंक है या थिंक क्यू है, और वो खुद भी नहीं बताते थे अपने वीडियोस के अंदर। तो इसकी वजह से एक बहुत ही वियर्ड सा कंफ्यूजन हो गया था। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर इन्होंने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन, हाल ही में 3 महीने बाद में उसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस थी वो आउटडेट हो गई, ये एक और प्रॉब्लम था। तीसरी चीज़ थी कि जो इनके स्मार्टफोन के जो OSs हैं इनको टाइमली अपडेट्स नहीं मिलते थे, और बहुत सारे लोग बोलते थे कि मेरे को ये फ्रेंडली नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीएस्ट UIs दैट आई हैड यूज्ड, पर बहुत सारे लोगों को उसका UI पसंद नहीं आया। उनको क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड जो UI है वो काफ़ी पसंद आता था। और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि चलो हाँ, स्पेसिफिकेशन तो आउटडेट हो गए, अभी तो नॉर्म ही है, क्योंकि हर महीने नया नया कुछ प्रोसेसर आ जाता है, रैम के साथ कोई नए वेरिएंट आ जाते हैं। पर उसके साथ में ये लोग अपने जो स्मार्टफोन्स हैं इनके अंदर जो प्रोसेसर्स हो गए और बाकी जो स्पेसिफिकेशन हो गए वो थोड़े कम डालते थे फॉर सम रीज़न। मेरे को कभी समझ नहीं आया कि इनकी जो रैम कैपेसिटीज़ थी ये कम क्यों थी, जो डिस्प्ले के साइजेस थे वो कम क्यों थे, ऑल्दो मेरे को छोटे स्मार्टफोन्स काफ़ी पसंद आते हैं, जो प्रोसेसर्स है वो अंडर पावर्ड क्यों थे, ये बहुत सारी चीज़ें इनके लिए काम में नहीं आई। और चौथी चीज़ थी कि इन्होंने जो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनका जो मार्केट सेगमेंटेशन था, ऑडियंस की जो एनालिसिस थी वो इन्होंने ढंग से नहीं किया था। अगर आप सैमसंग के स्मार्टफोन्स देखोगे
या फिर कोई भी रीसेंट कंपनी के स्मार्टफोन देखोगे, इनको पता है कि हर एक प्राइस सेगमेंट के अंदर उनको एक एक फ़ोन डालना है और उसको अच्छे से मार्केट करना है, जिससे कि एंड कंज्यूमर को पता चले कि मैं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर हूँ, मेरे को 10,000 रुपये का स्मार्टफोन चाहिए, मेरे को चाहिए 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 50,000 का, 90,000 का, 1,00,000 का। सब टाइप के स्मार्टफोन्स बेचने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो पिछले 6 साल में 265 मिलियन स्मार्टफोन्स बेचे और ऑन एन एवरेज हर स्मार्टफोन के ऊपर इनको लॉस मिला है, ना कि एक प्रॉफिट। $17 का लॉस मिला है हर स्मार्टफोन के ऊपर। अगर आप अपनी गणित लगाओगे तो आपको ये जो फिगर है ये काफ़ी मैसिव सा फिगर देखने को मिलेगा। इसी के चलते, इन्हीं लॉसेस के चलते बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने अब इनकी LG की कंपनी जो स्मार्टफोन डिवीजन है उसको छोड़ना शुरू कर दिया और उसकी वजह से इनका जो डाउनफॉल है वो और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया और फिर अल्टीमेटली बात इतनी ख़राब हो गई कि उनको अपना जो डिवीज़न है, स्मार्टफोन वाला डिवीज़न, वो बंद करना पड़ा। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपके कमेंट से पढ़ूंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि ये सही है या नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते हम लोगों को कई सारे लाइफ लेसन ज़रूर देखने को मिल गए। अगर आप एक स्मार्टफोन को बनाना चाहते हो जो एंड्रॉयड पर आधारित है, आपको कुछ एक चीज़ें दिमाग में रखनी होगी। जैसे कि सबसे पहली बात है कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है स्मार्टफोन बनाने का वो कम होना चाहिए, जिससे कि आप उसके ऊपर थोड़े प्रॉफिट्स बना सको। इसके अलावा आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी टारगेट डेमोग्राफिक क्या है और उसके हिसाब से थोड़ा सा आप ना आगे जाके डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास हमेशा जो कैपिटल का जो एक्सेस है वो हमेशा होना नेसेसरी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो पैसे हैं उसको इंस्टेंटली अपने प्रमोशन पे नहीं लगा पाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। और चौथी चीज़ ये है कि आपके पास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केट होना चाहिए जिसको आप होम मार्केट कह पाओ। LG के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो होम मार्केट था जो था साउथ कोरिया, उसके अंदर उसको हमेशा एक सेकंड प्रेफरेंस माना गया था सैमसंग के ऊपर। सैमसंग के स्मार्टफोन्स फर्स्ट पे होते थे और अगर उसका जो स्मार्टफोन है वो स्टोर में नहीं है या फिर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, तभी जाके लोग LG के स्मार्टफोन को देखते थे और फिर उसको खरीदते थे। तो एक रीजन होना चाहिए आपके पास में जिसके अंदर आप फर्स्ट प्रेफरेंस हो सबकी। इंडिया एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज़ का एक मेन मार्केट रहा है। Xiaomi हो गया, ओप्पो हो गया, पूरा BBK इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इनके स्मार्टफोन्स ऑब्वियसली उनके होम ग्राउंड चाइना के अंदर तो बिकते ही हैं, लेकिन इंडिया एक बहुत ही बड़ा इनके लिए मार्केट है और इनको पता है कि लोगों को काफ़ी जो इंडियन कंज्यूमर्स है काफ़ी टेक सेवी, इनको पता है कि इनको कौन से टाइप के स्मार्टफोन्स खरीदने हैं। तो ये सारी चीज़ों के चलते अगर आप एक स्मार्टफोन बनाना चाहते हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर देगा। और अगर आपने कभी कंपनी बनाने की सोची और अगर वो चल गई और आपने अगर ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरे को एक बार शॉर्ट आउट दे देना, हमारे लिए अच्छा रहेगा। बट एनीवे, ये तो रही हमारी कहानी मेन मुद्दे की कि LG का जो बिजनेस है वो बंद क्यों हुआ। इसके अलावा हम लोग सोनी के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ओवर टाइम चले गए हैं। तो हम लोग कमेंट्स के ज़रिए आपको बताएंगे, जो भी हमारे पास में कमेंट्स आए हैं कि सोनी के साथ में क्या हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना। तो अभी आ जाते हैं हम लोग आपके कॉमेंट्स पे, आपके सवालों पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने पहले कमेंट की तरफ, जो आया हमारे पास अनूप पेडनेकर जी से। ये बोल रहे हैं, नो मार्केटिंग, बजट रेंज में अच्छे स्पेक्स ना प्रोवाइड करना, नॉन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोबाइल डिज़ाइंस, उनके मोबाइल UI इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं थे, शायद यही रीजंस हो सकते हैं। मैंने इन सारे रीजंस को कवर किया है। तो थैंक यू अनूप जी आपकी कमेंट डालने के लिए। आपने काफ़ी हद तक जो भी मैं चीज़ें बोलना चाहता था उनको कवर कर दिया एक छोटे से कमेंट के अंदर। वेरी नाइस। अगला हमारे पास में कमेंट आया है इंद्रवीर सिंह जी से और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक से। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको एक गूगल डायलर का अल्टरनेटिव चाहिए जिसके साथ में वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स कर सके और वो भी बिना ऐड के। ठीक है, इन्होंने ऑलमोस्ट सारे ऐप्स ट्राई कर लिए प्ले स्टोर से और हर कॉल रिकॉर्डर को ट्राई कर लिया है, लेकिन एक साइड की वॉइस आती है और उसके अंदर एड्स होते हैं उसके साथ में। तो मैं इसी चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा था 2 हफ्ते पहले। जी हाँ, मेरे ख्याल से महेश भंडागे जी ने सेम क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों है कि गूगल डायलर के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शनलिटी बंद कर दी गई है। वो इसलिए क्योंकि गूगल अपने आप को सेफगार्ड करना चाहता है बहुत सारे गवर्नमेंट से बोलती है, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, कि अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो आप यूज़र की जो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच कर रहे हो। तो उसके चलते एंड्रॉयड ने एक स्ट्रिक्ट फायरवॉल, एक वॉल लगा दी है
कि आप अब कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। और उसी वॉल को ब्रेक करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो अपने ऐप्स बनाते हैं आपके कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, वो आपसे पैसे मांगना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम और एफर्ट लगाया उसको बनाने के लिए। अब हो सकता है ऑब्वियसली, मतलब अगर आपके पास में एक्स नंबर ऑफ ऐप्स हैं तो उनमें से 70% ऐप्स फ्रॉड हों, और फ्रॉड से मेरा मतलब ये है कि सिर्फ एक आपकी जो आवाज़ है उसको कैप्चर करेंगे और जो दूसरे इंसान की वॉइस है उसको कैप्चर नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि उस चीज़ के लिए रूट एक्सेस चाहिए होगा और आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि उन्होंने क्योंकि इतना टाइम एंड एफर्ट लगाया है इस ऐप को बनाने के लिए, वो भी चाहते हैं कि यार हमें उसका थोड़ा सा एक कट मिले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, आप ज़रूर जो थोड़े लेसर नोन ऐप्स हैं जो हर लिस्टिकल के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, उनको ट्राई करो, लेकिन बहुत ही सावधानी से ट्राई करो, क्योंकि इनके साथ में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ वो क्या मांगते हैं, आपके परमिशन मांगते हैं कि मुझे आपके पूरे स्मार्टफोन की जितनी भी एक्सेस है वो पूरी चाहिए मेरे को। वो थोड़ा सोच समझ के दिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है, ना ही आप बाद में चीटेड फील करोगे कि यार मेरी जो वॉइस है वो तो आ रही है लेकिन दूसरे इंसान की नहीं आ रही, उसके साथ में जो भी आपका डेटा है वो उनके पास में सीधे साइफन हो जाएगा। अच्छी बात नहीं है। उसके ये कहने के बाद में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि थोड़े ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जाओ और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हो। तो अगर आप ट्रू कॉलर का लेते हो प्रो, मेरे ख्याल से प्रो वर्जन ही है, थोड़े से पैसे डाल के, मेरे को लगता है लाइफ टाइम भी आपको मिलता है या फिर ईयरली फ़ी है, आई एम रियली नॉट श्योर। पर अगर आप उसका प्रो वर्जन लेते हो तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ तो मिलती है, उसके साथ में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि जो दूसरा इंसान है अगर वो अननोन कॉलर है तो उसका नाम क्या है, उसका रीजन क्या है। और इसके अलावा बहुत सारे ईज ऑफ एक्सेस फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आप यूज़ करना चाहते कर सकते हो, या फिर अगर नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग या फिर डायलर फैसिलिटी तक ही इसको सीमित रख सकते हो। तो ये हो गया एक। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि हम लोग को ट्रू कॉलर ने नहीं स्पॉन्सर किया है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक ट्रस्टेड नेम है, ग्लोबली रिकग्नाइज नेम है, और अगर इनके साथ में कोई भी डेटा प्राइवेसी ब्रीच होता है तो सबसे पहली बात तो ये अकाउंटेबल होंगे और उसके चलते ये वो चीज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके पास में क्रेडिबिलिटी आ जाती है आफ्टर अ वाइल इफ यू बिकम सच अ बिग ब्रांड। तो आप ज़रूर ट्रू कॉलर को डायल करें और फिर बाकी जो ट्रस्टेड ये डायलर्स हैं उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डालूँ, पर मैं नहीं डालना चाहता हूँ क्योंकि क्या पता कि अगर वो हार्मफुल निकले थोड़े महीनों के बाद में। तो प्लीज़ एक बार ट्रू कॉलर को ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि वो वर्थ इट है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। चले आ जाते हैं हम लोग महेश कुमार जी के कमेंट की तरफ, और ये बोल रहे हैं कि हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि ROG फ़ोन 5 का आप फुल डिटेल्स में रिव्यू कब डालोगे? आने वाला है जल्दी। हमारे साथ में एक लॉजिस्टिकल इशू हो गया था ROG फ़ोन 5 के साथ में, तो जल्द ही आ जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट अगले हफ्ते में। तो ये जो हफ्ता चलने वाला है उसके अंदर आपको मोस्टली ROG 5 का जो रिव्यू है वो मिल जाना चाहिए। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं, और क्या सर ये LG और सोनी जैसी स्मार्टफोन कंपनी वीवो, ओप्पो, रेडमी, पोको और बाकी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज जैसे मिड रेंज बजट फ़ोन है उनको क्यों नहीं लॉन्च करती? जैसे मैंने आपको कहा, जो इनका टारगेट सेगमेंटेशन है, जो इनको जो टारगेट डेमोग्राफिक है, उन्होंने LG और सोनी ने ढंग से इनको नहीं परखा। उसकी वजह से ये लोग मिड रेंज और जो बजट स्मार्टफोन्स हैं उनको सही स्पेसिफिकेशंस के साथ में नहीं दे पा रही है एक सही प्राइस पे। आगे बढ़ते हैं। महेश जी अपना कमेंट डाल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स और Xiaomi जैसे चाइनीज़ ब्रांड्स को compete कर सकते। ये LG और सोनी, इनके फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशंस भी वीक है और प्राइस भी हाई होते हैं, और इसकी वजह से इनकी मार्केट से अलविदा हो गई है। ओके, बहुत ही आपने कॉन्वोल्यूटेड सा आंसर दिया है, लेकिन अगर आप इन नटशेल डालोगे जो मैंने फर्स्ट सेगमेंट के अंदर जो भी बोला है, बेसिकली सेम चीज़ कही है। थैंक यू आपके कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है हमारे पास में आ रहा है रोहित अडवाणी जी से। वो ये बोल रहे हैं कि LG और सोनी जैसे कंपनीज जब अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है वो फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशंस आउट ऑफ डेट हो जाती है और वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है आपने, और इसको भी मैंने कवर किया है अपने फर्स्ट सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा रोहित अडवाणी जी एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि नोकिया अपने UI के साथ में कब एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर नोकिया अपना UI बनाएगा।
इसके पीछे मेरे पास 2-3 पॉइंट्स हैं, ये मेरे खुद के पॉइंट्स हैं, ये नोकिया की तरफ से नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि क्योंकि जो इनकी Android One पार्टनरशिप रही है गूगल के साथ में, उसने नोकिया एज अ ब्रांड, HMD ग्लोबल उनका एक मेन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चलते उनको रिवाइव करने में हेल्प की है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है इन दोनों की पार्टनरशिप। मुझे नहीं लगता कि नोकिया अपने खुद के पैसे लगा के एक UI बनाएगा जिसके अंदर उनका खुद का एक ऐप का कुछ चक्कर होगा ये वो, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको अपना UI बनाना है खुद का, तो उसके लिए एक आपके पास में रीज़न होना चाहिए। जैसे कि अगर आप चाइनीज़ एक स्मार्टफोन मेकर हो, चाइना के अंदर आप गूगल के जो सर्विसेज है वो नहीं बेच सकते हो, इसलिए आप अपना खुद का एक UI बनाते हो। अगर आप कोरियन स्मार्टफोन मेकर हो तो आपके पास में एक ऐप स्टोर होना चाहिए जिसके ऊपर आप कोरिया स्पेसिफिक ऐप्स लगाओ जिसे आप होस्ट कर सको। तो ये 2 रीजंस की वजह से मेरे को नहीं लगता है कि नोकिया के पास में एक इंसेंटिव है अपना खुद का UI बनाने का। ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है कि मोटो का खुद का UI तो ज़रूर है, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक वही है कि उसका लेनोवो का ओनरशिप है और ये वो थोड़ा झोल है। मुझे नहीं लगता है कि नोकिया को कुछ भी बेनिफिट मिलेगा अगर वो अपना UI बनाएगा तो। इसके अलावा हमारे पास में है कॉमेंट राकेश चौधरी जी से, मेरे को नमस्ते शुभम सर से बोलते हैं। मुझे सर मत बोलिए प्लीज़, मैं आपका भाई हूँ, मुझे शुभम भाई बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियों ने अपनी ईगो के कारण बदलते भारतीय बाजार को नहीं समझा। नया भारत काफ़ी जानने लगा है और सही दाम के सही प्रोडक्ट्स को भी परखने लगा है। मैंने बिल्कुल यही चीज़ कही थी अपने फर्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू अपना कमेंट डालने के लिए। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि 9000 तक में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रिसेंटली अभी हाल ही में रियलमी ने अपनी C सीरीज़ स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। उनमें से मेरे ख्याल से 2 स्मार्टफोन्स 9000 के रेंज में है। एक तो है रियलमी C21 जो एग्जैक्टली 9000 रुपये का है। उसके अलावा रियलमी जो C20 हो तो ऑब्वियसली 9000 के नीचे का ही है, वो मेरे ख्याल से 6999 का है। पर रियलमी C21 थोड़ा एडिक्वेटली पावरफुल होगा और स्पेसिफिकेशन वाइज भी अच्छा होगा। रियलमी C25 जो है, अगर आप उसके ऊपर 9000 के ऊपर 1000 रुपये और डाल सकते हो तो रियलमी C25 आपके लिए सॉरी टेक्निकल एरर्स। मैं कह रहा था Realme C25 जो है, अगर आप इसके ऊपर 1000 रुपये और लगा सकते हो तो ये भी एक अच्छा विकल्प रहेगा इस प्राइस पॉइंट के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप गेमिंग वगैरह सब करना चाहते हो तो Narzo 30 एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। मेरे ख्याल से ऑलराउंड अच्छा स्मार्टफोन है। और अगर आप 10,000 का जो प्राइस बैरियर है उसको ब्रेक कर सकते हो 2000 रुपये 1-2 महीना सेव करके, तो आप Redmi का जो Note 10 है उसे एक बार ज़रूर देख सकते हो। तो इन स्मार्टफोन्स को ज़रूर कंसिडर करें। इनके अलावा ऑब्वियसली आपके पास में मोटो G10 पावर भी है जो एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। मेरे ख्याल से तो यही मोस्टली आपको स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे जो सबसे रीसेंट स्मार्टफोन्स रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। तो इनको ज़रा एक बार कंसिडर करें और अपना जो परचेज डिसीजन है उससे पहले प्लीज़ एक बार ये सोच लें कि यार मेरे जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये हैं, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे स्क्रीन चाहिए, मुझे बैटरी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो आप जब भी ये क्वेश्चंस मुझसे पूछते हो आप प्लीज़ इन चीज़ों को भी इंक्लूड करें कि आपका जो प्रायोरिटी है वो क्या है। स्पेशली जब बजट स्मार्टफोन्स के अंदर आता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बजट स्मार्टफोन बनाने बहुत डिफिकल्ट होते हैं और वो सिर्फ 1 या 2 चीज़ों के लिए के अंदर ही काफ़ी हद तक अव्वल होते हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करें अपना स्मार्टफोन खरीदने से पहले। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है श्रेय कौशिक जी से। वो ये बोल रहे हैं, सर मेरा सवाल ये है, मेरे पास iPhone 6 है, क्या iPhone XR सही विकल्प रहेगा? 5G को देखते हुए क्या XR सही रहेगा? मेरा बजट जो है वो 35,000 से 40,000 ही रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। iPhone 6 से अगर आप iPhone XR पे जंप मारोगे तो आपको नाइट एंड डे का डिफरेंस देखने को तो मिलेगा, लेकिन iPhone XR अभी के लिए तो काफ़ी थोड़ा आउटडेट हो गया। 2 साल पहले आया था तो उसके स्पेसिफिकेशंस भी अकॉर्डिंगली है। पर जैसे कि मैं कह सकता हूँ, मैं तो ऑब्वियसली एक XS Max यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा और परफॉर्मेंस होता तो बेटर होता, पर एडिक्वेट रहता है, मेरे को तो चल जाता है, ठीक है। पर अगर आप एकदम रीसेंट लेना चाहते हो और अगर आपके लिए 5G प्रायोरिटी है, जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए अभी किसी के लिए भी इन इंडिया, अनलेस एंड अनटिल आप US में जाके सेटल होना चाहते हो, और वो भी करना चाहते हो तो यहाँ से स्मार्टफोन लेने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हमारे पास में जो स्मार्टफोन्स आते हैं उनके जो बैंड्स होते हैं, जो कैरियर एग्रीगेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनके मार्केट से, और उनके जो बैंड्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट, बहुत कचरा है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर 5G स्मार्टफोन लेना है, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ।
5G आने दो, सेटल डाउन होने दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछने दो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। अगर आप साउथ कोरिया के अंदर देखोगे, साउथ कोरिया छोटी कंट्री है, तो उसके अंदर 5G का जो स्प्रेड है वो रिलेटिवली ईजिली हुआ था। इंडिया के अंदर टाइम लगेगा, 4G ढंग से नहीं हुआ है, 5G का हम लोग सपना देख रहे हैं, तो ये थोड़ा डिस्टेंस सा फ्यूचर है। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप iOS के साथ में कंफर्टेबल हो तो आप iPhone XR देख सकते हो, ज़रूर, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आप उससे बढ़ के थोड़ा और आगे जाना चाहते हो, अगर आपको थोड़ी बेटर रिफ्रेश रेट की एक डिस्प्ले चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा और परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब ऑब्वियसली दोनों का परफॉर्मेंस नाइट एंड डे तो नहीं होगा, बस वही है कि परसीव परफॉर्मेंस जो है, अगर आप स्क्रीन को चला रहे हो तो अगर आपके पास में हाई रिफ्रेश रेट होता है तो मेरे को तो अच्छा लगता है। कैमरा जो क्वालिटी है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, पर मैं किस स्मार्टफोन की तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ OnePlus 9R की तरफ ऑब्वियसली, और ये Galaxy S20 FE। अगर आपको 5G का चाहिए तो वो थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाएगा, लेकिन जो OnePlus 9R है, ये मेरे ख्याल से आपके बजट के अंदर आ जाना चाहिए, तो आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को एक बार कंसिडर ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सागर जी से, हमारे बहुत ही दिल के करीब हो आप सागर जी, हर वीडियो के अंदर, हर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपका क्वेश्चन होता है, मुझे आपके क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। इस वीक आप पूछ रहे हो कि आपको उम्मीद नहीं थी कि सोनी जैसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो सकती है, और LG का आजकल हम देख सकते हैं कि LG ने बेस्ट स्मार्टफोन्स अब बनाना बंद कर दिया है, तो शायद इस वजह से LG कंपनी बंद हो गई है। सोनी की बात करें तो सोनी तो अपने मामले में ऑलराउंडर रहना चाहते हैं, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अपने हेडफोन्स बना रहे हो, इन दोनों के अंदर ऑलराउंडर रहना चाहते हैं। तो हाँ, इन अ वे आप सही हो, और मेरे ख्याल से हाँ, जैसे कि एक और किसी कमेंटर ने ये भी कहा है कि उनकी जो बिक्री है, सोनी की जो बिक्री है और LG की जो बिक्री है, वो बाकी जो उनके डिवीजन है उनसे ज़्यादा आ रही है, तो उनका ऑब्वियसली सेंस बनता है कि जो स्मार्टफोन डिवीजन है उसको बंद कर दिया जाए। उसके साथ में आप ये बोलना चाह रहे हो कि Moto G9 पावर वर्सेस Samsung F14, मेरे ख्याल से आप F41 बोलना चाह रहे हो। Samsung Galaxy F41 कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा दे सकता है? इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में अगर ध्यान से देखा जाए तो काफ़ी हद तक एक क्लोज फाइट है, और वो इसलिए क्योंकि G9 पावर जो है, इसका जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से 4,000 या 3,000 रुपये कम है F41 से, लेकिन आपको एट द सेम टाइम वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप F41 के ऊपर देखना चाहोगे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली तो ज़रूर होगा, लेकिन आपको मार्जिनली बेटर परफॉर्मेंस देगा। मैं मार्जिनली बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा नाइट एंड डे डिफरेंस होगा, मार्जिनली। आपको जो रैम की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसके अंदर जो कैमरा है वो भी मार्जिनली बेटर होगा, ज़्यादा बेटर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो आप ज़रूर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके F41 के ऊपर नज़र डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको G9 पावर लेना है, इवन दो वो लास्ट ईयर आया था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से दिसंबर नवंबर में, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट इट्स स्टिल अ गुड बाय मेरे हिसाब से। और अगर आपको रिसेंट स्मार्टफोन खरीदना है सेम प्राइस पॉइंट के अंदर 11,000 के आसपास का, तो आप ज़रूर एक नज़र डाल सकते हो Redmi Note 10 के ऊपर, क्योंकि ये भी एक काफ़ी हद तक ऑलराउंडर है। इसका डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले है, तो अगर आप मीडिया कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो आपको ये ज़्यादा पसंद आएगा। 60 हर्ट्ज़ का है पर फिर भी अच्छा है। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है उससे, पर मेरे ख्याल से अगर आप रीसेंट कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो ये Redmi Note 10 काफ़ी अच्छा बाय होगा आपके लिए। तो ये तो थी हमारी कहानी कमेंट्स के ऊपर और LG स्मार्टफोन्स के ऊपर और आपके सवालों के ऊपर। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर, और वो क्या है? वो ये है कि हमारी जो गलतियां हैं और आपका जो फीडबैक है वो। तो चलिए एक बार उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली जो फीडबैक है वो मैं अपने फादर की लेना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी की लेना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे पिछले टेक आप की जुबान के ऊपर एक कमेंट डाला था और वो ये कह रहे थे, वेल कंपोज्ड कैन ब्रिंग इन मोर ग्राफिक्स। देखो, हाँ मेरे को पता है ये वियर्ड है कि मैं अपने पापा का अपने पिताजी का कमेंट ला रहा हूँ, पर वो इसलिए क्योंकि वो मेरे से काफ़ी दूर रहते हैं। वो ऑलमोस्ट लाइक 7 समंदर तो नहीं, 1 समंदर पार रहते हैं मेरे से। पर वो कह रहे हैं कि ग्राफिक्स और लगाओ, तो मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत कोशिश की है, जितने ग्राफिक्स हम लोग डाल सकते थे सारे डाल दिए, जिससे कि आपको जितना भी कॉन्टेक्स्ट है वो मिलता रहे। थैंक यू डैडी आपके फीडबैक के लिए। अगला जो कमेंट है वो हमारे पास आ रहा है संकल्प साहू जी से। वो मेरे को डमडम कह रहे हैं क्योंकि मैंने गलती से वॉच OS बोल दिया वेयर OS के बजाय। तो
मैं क्षमा चाहता हूँ, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बोलते हुए, मेरे साथ स्लिप ऑफ द टंग हो गया। मैं कहना चाह रहा था वेयर ओएस पर मेरे मुंह से वो वॉच ओएस निकल गया। ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, मेरे को पता है, पर मेरे से गलती हो गई है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके अलावा ये भी इंक्लूड कर रहे हैं कि यार वन प्लस वालों ने खुद बताया कि 3 प्रोसेसर्स है, तुझे वहाँ से पकड़ने नहीं आता, बनता क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था 3 प्रोसेसर है, मैंने प्रोसेसर के ब्रांड नहीं बताए थे। वो इसलिए था क्योंकि जब हमारे पास में ये प्रोडक्ट्स आते हैं तो कई सारी चीज़ें एम्बार्गो के अंडर होती है, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती है, हमें नहीं बताई जाती है। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है ये आपके लॉन्च से कई घंटे पहले, कई दिन पहले रिकॉर्ड की जाती है। तो उस टाइम पे हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये कौन से प्रोसेसर्स है। तो मैं आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, कहाँ से चले आते हैं ये। सॉरी, हमसे गलती हो गई, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगली जो वीडियोज़ है उनके अंदर मैं एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन डालूँ। और हमारा कभी भी ये मोटिव नहीं होता कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दें या मिस इन्फॉर्मेशन दें। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ में ज़रूर बने रहे। और अगला और फाइनल जो हमारे पास में फीडबैक है वो आ रहा है तिलक खोरे जी से, और वो ये कह रहे हैं चार्जर कितने वॉट का है ये तो बता दिया करो। सॉरी, हमने ये नहीं बताया कि Realme C सीरीज़ के अंदर जो अनबॉक्सिंग की थी उसके अंदर कौन कौन से चार्जर कितने वॉट के थे। C21 और C20 के अंदर 10 वाट के चार्जर्स हैं, और जो C25 है वो आता है एक 18 वाट के चार्जर के साथ में। तो हम इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं कि हमसे ये वाली चीज़ स्लिप हो गई है। तो ये रहा हमारा शो, हम लोगों को ये रैप अप करना पड़ेगा अब, क्योंकि हम लोगों का टाइम आ गया है ख़त्म करने का इस शो को। मैं आशा करता हूँ कि आपके जितने भी सवाल थे उन सब का मैंने जवाब दे दिया है। चाहे अगर कोई सवाल जो हो मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स के अंदर बताएं कि हाँ मैंने मिस कर दिया है। और वो शायद इसलिए किया होगा क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डिंग है ये थर्सडे को शुरू की थी, और मैंने मेंशन भी किया था अपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। तो हमेशा उस टाइम को याद रखें कि ये जो हमारी जो कमेंट्स है, ये जो आप भेजना चाहते हो उस टाइम, रिकॉर्डिंग टाइम से पहले भेज दिया करो, जिससे कि मैं आपकी कोई भी कमेंट्स कभी मिस ना करूं। ठीक है, ये कह के मैं आपका अलविदा लेना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।